हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर हम सेकंड बुक का देख रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, इसके कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज इसी महत्वपूर्ण चैप्टर की वो एक और चुनौती की चर्चा हम करेंगे जो राष्ट्र निर्माण के समय हमारे सामने प्रस्तुत हुई या आजादी के बाद जब हम नेशन बिल्डिंग का प्रयास कर रहे थे तो प्रस्तुत हुई। जैसे हमने कश्मीर समस्या देखा, जैसे हमने और तरह की समस्याओं की चर्चा की, उसी तरीके से आज हम एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जो राष्ट्र निर्माण में एक बाधा बनकर सामने आ रही थी या समस्या बनकर सामने आ रही थी। चाहे विभाजन की समस्या हो, चाहे कश्मीर की समस्या हो, उसके बाद ये भी एक बड़ी समस्या थी जो भारत के ताने बाने और पूरे जो यूनिटी की बात थी उस पर एक कड़ा प्रहार या कड़ा खतरा भी बन सकती थी। और वो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन एवं भाषाई संघर्ष यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और उसके हिसाब से जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी बात हम करेंगे कि भाषा के आधार पर किस तरह राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसकी मांग और इसकी पूरी कहानी। पर इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करें, एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में यहां पर निःशुल्क दी जाएगी। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप निःशुल्क रूप से हिंदी माध्यम की शिक्षा लेते रहिए और अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। इसी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इसी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय राज्यों के पुनर्गठन की स्थिति क्यों आई और इसका फिर क्या निष्कर्ष निकाला गया। अब मैंने आपको बहुत शुरू के सेशंस में बताया था कि जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो दो बातें बहुत क्लियर थी। एक, देश में लोकतंत्र होगा, इस पर सभी सहमत थे, और एक देश कल्याणकारी राज्य बनेगा, इस पर भी सभी सहमत थे। हमने नेहरू की भी नीति की चर्चा की है, ठीक है। ये ऐसा मुद्दा था जिस पर सभी सहमत थे कि देश में लोकतंत्र होगा, देश में कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर लोग सहमत नहीं थे, चाहे वो संविधान सभा रही हो या देश के अलग अलग नागरिक रहे हों। उसमें एक समस्या, एक असहमति भाषा की भी थी। अच्छा, हमने राष्ट्र निर्माण के जो सिद्धांत तय किए उसमें एकता यानी यूनिटी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी रखी थी कि भाई किसी भी तरह देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है या एकता और अखंडता है, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात हमारे सामने तय थी, ये बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन इस पूरी क्लियरिटी पर एक चुनौती बनकर आई और वो थी राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब ये था कि भाई पहले जब अंग्रेज थे तो मुख्यतः भारत में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, एक कोलकाता, एक मद्रास और एक बॉम्बे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रजवाड़े थे और तरह तरह की चीजें थी। फिर देश में रजवाड़ों का विलय किया गया और तब ये एक जरूरत महसूस की गई कि भाई देश के राजनीतिक या पॉलिटिकल बाउंड्री को बनाने के लिए हमें कुछ राज्यों का डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम संघवाद को लेकर चल रहे थे, एक केंद्र सरकार होगी और कुछ राज्य सरकारें होंगी। लेकिन समस्या तब वो चुनौती बनी जब ये हुआ कि भाई संघर्ष ये होने लगा कि ये राज्य की जो सीमा निर्धारण की जाएगी इसका आधार क्या होगा। क्या केवल भौगोलिक आधार यानी कि फिजिकल बाउंड्रीज के हिसाब से राज्य बनाए जाएंगे या सांस्कृतिक तरीके से बनाए जाएंगे कि एक संस्कृति वाले लोग हैं जिसमें भाषा भी आती है। तो बहुत जोर शोर से एक बात चली कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये ध्यान से समझिएगा बात। इस बात की पहल की जाने लगी और कुछ, अच्छा, आजादी से पहले कांग्रेस ने भी अपनी कई सारी समितियां, कई सारे संगठनों को भाषा के आधार पर बनाया था। तो भाषा के को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर या भाषा एक मुद्दा रहेगी, ऐसा कांग्रेस ने पहले हवा दी थी थोड़ी। ये बात अलग है कि आजादी के बाद बहुत नीति निर्माताओं को लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर डिवीजन करेंगे तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, इसकी मांग बहुत जोर पकड़ रही थी, विशेष करके पकड़ रही थी दक्षिण भारत में, ठीक है। और दक्षिण भारत में विशेषकर जो मद्रास प्रोविंस, मतलब मद्रास का इलाका था, इस मद्रास में खासकर ये कहा जाने लगा कि इसमें से एक टुकड़ा काट के आंध्र प्रदेश बनाया जाए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग बनाया जाए, ठीक है। अब आप देखिए कि 2013-14 आते आते उसमें से भी डिवीजन होकर एक तेलंगाना अलग बन गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक जरूरत और आवश्यकता महसूस होने लगी। अब क्यों होने लगी, क्या इसका निष्कर्ष निकला, देखेंगे। तो देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण एक तात्कालिक व्यवस्था थी। इस बात की आवश्यकता को सभी वर्गों द्वारा महसूस किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है। मैंने आपको बताया बात, ठीक है कि भाई जो देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ब्रिटिश इंडिया में मिला दिए गए, लेकिन ये एक टेम्पररी व्यवस्था थी। अलग अलग स्टेट बनाना तो जरूरत तो था ही, और उस जरूरत पर आगे फिर बढ़ने का निश्चय भी किया गया। इसी समय दक्षिणी राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी।
संविधान सभा, अब देखिए आपको पता है कि भाई 1946 से ही संविधान सभा काम करना शुरू कर चुकी थी, है ना। तो अब जो संविधान सभा थी, जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग संविधान सभा में उठने लगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात होने लगी कि भाई आप पहले राज्यों को ऑर्गेनाइज करिए, ये संविधान आप बना रहे हैं लेकिन कौन कौन से राज्य होंगे, उनका क्या आधार होगा, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। जून 1948 में संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष एस के दर को बनाया गया। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने कंपटीशन में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु या राज्य पुनर्गठन हेतु अगर पहली बार भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया, तो 1948 में किया गया। और उसकी अध्यक्षता किसने की? एस के दर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें भी सुझाव में दी, इसकी चर्चा करेंगे। दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। कई बार इस पर कंफ्यूजन होती है बहुत भारी। तो उन्होंने क्या कर दिया था? असहमति जता दी थी। किसने? दर आयोग ने। ठीक, दर आयोग ने क्या कहा कि भाई देखिए, भाषा के आधार पर आप राज्य मत बनाइए। और इसमें इन्होंने जो लॉजिक दिया वो ये दिया कि ये आगे चलकर देश की एकता अखंडता के लिए चुनौती पैदा होगी। आयोग ने राज्यों के गठन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशासकीय सुविधा देने के लिए बोला। उन्होंने कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो राज्यों का बंटवारे की जरूरत पड़े वो आप करिए, जो राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता है वो आप करिए, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर तो बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। कांग्रेस ने इस प्रकरण पर विचार करने के लिए अपनी एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपने ये जो अब उन्होंने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया एस के दर कमेटी ने, तो कांग्रेस ने फिर एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, हम एक कमेटी बनाते हैं जिसको बेसिकली जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने उसको लीड किया। ठीक है, इसको जेएसपी या जेवीपी कमेटी भी कहते हैं। तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीन लोग इसके सदस्य थे, और इसीलिए इसे जेबीपी कमेटी का नाम दिया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने भी सैद्धांतिक आधार पर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। अब इस समिति ने थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की। तो आइडियोलॉजिकली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समिति जो बात कर रही है टेक्निकल तरीके पे ठीक है कि सही बात है, भाषा के आधार पर तो नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि यदि जनमानस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इच्छुक है तो किया भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर जो कॉमन लोग हैं उनको अगर लगे कि नहीं, भाषा के आधार पर जरूर एक डिवीजन स्टेट्स का होना चाहिए, तो उस केस में हम एक स्टेट या ऐसे स्टेट्स की रचना कर भी सकते हैं जो भाषा के आधार पर हो। तो इस कमेटी ने ये राय रखी थी। जेवीपी समिति ने मद्रास राज्य से भूखंड काटकर आंध्र प्रदेश के नए राज्य का निर्माण का सैद्धांतिक समर्थन किया। और जेवीपी कमेटी ने भी कहा कि हाँ, जो मद्रास से काटकर आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही है, इस पर विचार किया जा सकता है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है। यही वह बिंदु था जहां से आगामी 3 वर्षों में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त उठापटक शुरू हुई, और इसके चलते अंततः सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी कर दिया। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का इसमें एक गठन किया गया। 1953 के आसपास ये किया गया, खैर बाद में जाके, और राज्य पुनर्गठन आयोग को ये कहा गया। तो सबसे पहले एसके दर, ये ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा, एसके दर कमेटी या समिति, ठीक, उसके बाद जेपीवी समिति, ठीक, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, ये 3 चीजों का क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में इसमें आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट। ठीक, ये 4 चीजों की क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित ये चीज है। ठीक है, अच्छा, अब इस आयोग ने क्या किया भैया, तो वहां से आंध्र प्रदेश के जन्म की अब कहानी सुनते हैं। तो तेलुगु भाषा भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य की गठन की मांग बहुत पुरानी थी। तेलुगु भाषी लोगों की यह मांग थी कि मद्रास राज्य को विभाजित करके 2 राज्य बनाए जाए। आंदोलन उस समय ज्यादा संवेदनशील हो गया जब इसके सम्मानित नेता पोट्टी श्रीमालू ने आमरण अनशन की घोषणा की। तो आंध्र प्रदेश का जन्म कैसा हुआ? देखिए, भारत में भाषा के आधार पर अगर पहला कोई राज्य बनाया गया तो वो आंध्र प्रदेश ही बनाया गया।
और यहां पर फिर इसके लिए जो आंदोलन शुरू किया वो शुरू किया पोट्टी श्रीमालू ने। अब क्या हुआ इस केस में, श्रीमालू की मृत्यु हो गई आमरण अनशन में, वो अनशन कर रहे थे, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु के बाद हिंसक आंदोलन और अराजकता फैलने लगी। मजबूरीवश सरकार को आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी और सन 1953 में तत्कालीन मद्रास राज्य से भूमि काटकर नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिफारिशें की देख लीजिए। तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना ने कन्नड़ भाषा भाषियों की उस मांग को जन्म दिया जिसमें वे पुराने मैसूर राज्य को बंबई तथा हैदराबाद के कुछ भागों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना करने की मांग कर रहे थे। अब कन्नड़ भाषाओं के लिए एक अलग डिमांड शुरू हो गई कि भाई हमको बंबई और जो है हैदराबाद से काट कर एक अलग राज्य चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन की सुगबुगाहट अनेक स्थानों में सुनाई पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की गई। तो जब कन्नड़ भाषाओं वाला अपना डिमांड करने लगे और भाषाओं के लोगों ने अपनी डिमांड करनी शुरू की, तो ये सरकार ने महसूस किया कि भाई अब हमको एक कमीशन बनाना पड़ेगा जो इन सभी मांगों पर विचार करे। देखिए सरकार क्या करती है ना, जब एकदम से किसी मांग को टालना होता है या एकदम से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना होता है तो एक कमेटी बना देती है। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा यहाँ घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो बोलेगा ठीक है जांच बैठा देते हैं। तो एक कमेटी बनाएगी तो कुछ दिन तक जो है वो प्रेशर सिंक होता है, फिर वो ठीक से जांच करती है चीजों की। तो 29 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका अध्यक्ष न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली को बनाया गया और हृदयनाथ कुंजरू, के.एस. पणिक्कर को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। तो अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, मैंने अभी आपको क्रोनोलॉजी बताई थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जेपीबी कमेटी के बाद 1953 में आता है और फजल अली इसके हेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आयोग की रिपोर्ट क्या है, 30 सितंबर 1955 को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 267 पृष्ठों की अपने रिपोर्ट में आयोग ने भारत के राजनीतिक मानचित्र के पुनर्निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता को देने की बात की। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सबसे क्लियरली बोला कि भाई देखिए जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री बनेगी, इसमें जो भी राज्यों का डिवीजन होगा, एक बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकता को कोई आंच न आए। ऐसा ना हो कि कोई इसमें अलगाववाद या पृथकतावाद दिखाई पड़े या कोई मार्जिनलाइजेशन दिखाई पड़े। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय हित के मध्य संतुलन स्थापित करने की भरपूर कोशिश की। तो आयोग ने यह कोशिश किया कि जो हमारे राष्ट्रीय हित है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस है और जो रीजनल एक्सपेक्टेशंस है, मतलब भाषा के आधार पर चाहे जिस आधार पर भी, उन दोनों में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। परंतु आयोग ने स्वीकार किया कि भाषाई एकरूपता प्रशासनिक कर्मठता में सहायक हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप भाषाई एकता रखते हैं, यानी एक जैसे भाषा के लोग अगर एक साथ रखते हैं, तो फिर जो प्रशासनिक कर्मठता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली बात है, वो आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक राज्य है, उस राज्य में गुजराती वाले भी हैं, तमिल वाले भी हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, भोजपुरी वाले भी हैं। उस राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं होगा जितना कि एक ही राज्य में एक भाषा और संस्कृति वाले लोग होंगे, उतना आसान होगा। तब आप स्टेट वाइज कोई पॉलिसी बना सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी। आयोग ने सैद्धांतिक दृष्टि से यह भी स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में समानता भाषाई तत्वों को ध्यान में रखा जाए। तो एस्केदर कमेटी ने जो पूरी तरह भाषा को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था, यहां पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने भाषा को इंपॉर्टेंस देने की बात कही। अब आयोग द्वारा संस्तुत राज्य और केंद्र शासित, तो आयोग ने अपने तरफ से अब कुछ राज्यों की परिकल्पना की कि ये राज्य होने चाहिए। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही थी कि भाई 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और 16 राज्य होंगे। अब कौन कौन से राज्य उन्होंने कहे थे, ये ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, हैदराबाद, जो हैदराबाद सरकार ने नहीं माना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल। ये कुल मिला जुलाकर 16 राज्य उन्होंने भाई कि भाई 16 राज्य होने चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बोला, दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 3 उन्होंने केंद्र शासित राज्यों की बात। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी। अब सरकार ने क्या किया, अच्छा फिर अब इसको ध्यान में रखते हुए जब कोई भी चीज आती है एजेंडे में तो उसका कानून बनाना पड़ता है, तो वो अधिनियम या एक्ट बनता है। तो एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और सरकार ने 1956 में इसको पेश किया था। ध्यान रखिए, सरकार ने आयोग की रिपोर्ट में किंचित संशोधन करते हुए 16 जनवरी 1956 को इसे स्वीकार कर लिया। सरकार द्वारा आयोग की जिन संस्तुतियों को स्वीकार किया गया वो क्या थे, ध्यान रखिए। केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के नए राज्यों की स्थापना हुई।
अब कर्नाटक आपको पता ही है कि वो कन्नड़ भाषी वाले जो लोग थे, जो बंबई प्रोविंस और हैदराबाद से निकलकर अलग होना चाहते थे, उनके लिए कर्नाटक राज्य बना। केरल और मध्य प्रदेश भी राज्य बना। ठीक, मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम ये यथावत बने रहेंगे, वो जैसे थे वो वैसे ही बने रहे। तब बिहार में झारखंड हुआ करता था पूरा। महाराष्ट्र में बंबई, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के मराठी वाले क्षेत्र के लोग गए। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र एक नया राज्य बना, बंबई प्रोविंस हटा गया, तो महाराष्ट्र में बंबई वाले, मध्य प्रदेश वाले और हैदराबाद वाले जितने मराठी बोलने वाले लोग थे वो चले गए। गुजरात में सौराष्ट्र और बंबई के जो गुजराती वाले लोग थे वो चले गए। एक नए राज्य बना। देखिए भाषा का कितना ध्यान रखा जा रहा है। एक नया राज्य महाराष्ट्र बना, उसमें क्या किया गया कि बंबई और मध्य प्रदेश और हैदराबाद के गुजराती मराठी वाले लोग चले गए, और गुजरात आया तो उसमें फिर सौराष्ट्र और बंबई के गुजराती लोग चले गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 1956 को प्रभावी हो गया। अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा की गई। तो पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बोले थे। इस अधिनियम के बाद कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्या क्या देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हुए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप समूह, मणिपुर तथा त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखे गए। अब भारत में राज्यों के पुनर्गठन की रूपरेखा क्या बनी, किस तरह से ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई गई, देख लीजिए। अब देखिए, ये चुनौती के रूप में तो हम देख रहे हैं ना, ये हमारे सामने एक चैलेंज था, हमने इसको ओवरकम किया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सन 1960 में बंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र तथा गुजरात 2 राज्य बने। तो उस समय तो 1956 में तो मान लीजिए बंबई प्रदेश रहा, लेकिन फिर 1960 में 2 हो गए, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य हो गए। सन 1961 में नागा पहाड़ियों को शामिल करते हुए नागालैंड के रूप में नए राज्य की स्थापना की गई। तो आसाम जो है ना, अभी जो 7 सिस्टर आप सुनते हैं, आसाम में सारे नॉर्थ ईस्ट वाले जुड़े थे, तो आसाम से पहले काट के नागालैंड एक अलग बनाया गया कि ठीक है, नागालैंड एक अलग राज्य रहेगा। फिर 1966 में पंजाब से काटकर हरियाणा बनाया गया, और यहां भी भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में भी आप देखेंगे, जो हरियाणा और पंजाब एक में था, लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनों लोगों की संस्कृति में काफी अंतर है। खान पान तो बहुत सिमिलर है, लेकिन बोल चाल तो बहुत अंतर है। हरियाणवी पूरा ठेठ खड़ी हिंदी वाली भाषा बोलते हैं, हैरी कैरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, काकू जा रहा ऐसा करके उनका भाषा है। लेकिन जो पंजाब है उनका क्या है, वो पूरा कंप्लीटली पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो 1966 में हरियाणा बना दिया गया। 71 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में असम का पुनर्गठन किया गया तथा 3 नए राज्य मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना की गई। तो फिर अलग अलग राज्य यहाँ पर 1972 में बने हैं। 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई, ठीक है, और 1986 में मिजो हिल्स को मिजोरम के रूप में बल दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे राज्यों का पुनर्गठन इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योलॉजी है, उसको आप नोट करके ठीक से पढ़ेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर आप देख लें कि स्वतंत्र भारत में किस तरह स्थापित हुए हैं राज्य, तो 1953 में आंध्र प्रदेश को कहा गया मान्यता की कि ठीक है रहेगा। 61 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 75 में सिक्किम, 1986 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और 1987 में गोवा। 2000 में 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से काटा गया, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से काटा गया और झारखंड जो बिहार से काटा गया। और 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई, जो भाषा के आधार पर लगभग सबसे लेटेस्ट अंतिम बनने वाला राज्य बना, ठीक है, और इसकी राजधानी हैदराबाद बनी। सन 1986 में अरुणाचल प्रदेश के रूप में नए राज्य की स्थापना हुई। 1987 में गोवा महाराष्ट्र से काटकर अलग किया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना की गई, और 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई, ठीक है। तो बहुत क्लियरली मैंने एक एक चीजें आपके लिए मेंशन कर दी हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे डिटेल जानकारियां यहां पर आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये राज्य पुनर्गठन की चुनौती थी जो हमने आपसे चर्चा की, और इसके साथ हम इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे कि जब भारत के राष्ट्र निर्माण की बात आई, जब आजादी के बाद हम आगे बढ़ना चाह रहे थे नेशन बिल्डिंग के लिए, तो उस समय हमारे पास कौन कौन सी चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों में हमने विभाजन की चुनौती, हमने कश्मीर समस्या, और हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में भाषा के आधार पर जो संघर्ष था उसको देखा। फिर उस संघर्ष को कैसे हम निपटे, हमने पुनर्गठन आयोग बनाया, अधिनियम बनाया, फिर कौन कौन से स्टेट्स बनाए, उस सब की चर्चा हमने की, ठीक है। और आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप डिटेल में इसको लिख पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर बता दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है निःशुल्क रूप से।
चाहे आप हमारी www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पर आएँ, हमारे एप्लीकेशन पर आएँ या हमारे यूट्यूब मंच पर आएँ, ये सारे के सारे कोर्सेज आप बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर पा सकते हैं। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप 7 से 12 हिंदी 7th क्लास टू 12th क्लास हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप किंडरगार्टन से 12th तक इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे IIT JEE है, बैंकिंग है, नीट है, सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हमने आपके लिए ई बुक्स भी लॉन्च की हैं ताकि आप ई बुक्स भी क्रमबद्ध तरीके से हमारे पढ़ सकें, उसको आप देख सकें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी से भी जुड़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से उनको फॉलो कर सकते हैं ताकि जो नए अपडेट्स हैं, जो हम नया कर रहे हैं आपके लिए, वो सारी जानकारी आपको देते रहें। तो मिलते रहिएगा स्टूडेंट्स, बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। सारे पुराने टॉपिक्स को जरूर रिवाइज कर लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।